बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले वीलॉग में मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि मैं अभी तो बात कर रहा हूँ फ़ैसला पढ़े बगैर। मैं एक दफ़ा फ़ैसला पढ़ लूँ, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और डिटेल्ड वीलॉग करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में ये दो जज साहिबान ने जो फ़ैसला दिया डिटेल्ड ऑर्डर डाइसेंटिंग, उसमें क्या है, वो किस तरह से मेरी राय में दुरुस्त है गलत है क्या। मैंने वो फ़ैसला पढ़ लिया। ये वो फ़ैसला है, ये 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इसको ऑथर किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल इसमें उनके साथ हैं और इसमें उन्होंने कहा है कि ये 4-3 का फ़ैसला है और 4-3 से हम ये फ़ैसला सुना चुके हैं। पहले दो जज साहिबान, जस्टिस याहिया अफरीदी, अतर मिनल्ला, और अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल, और ये 4 हो गए टोटल जज साहिबान। और फ़ैसला हो चुका है कि जी ये अज़ खुद नोटिस इस केस के अंदर नहीं बनता था। इससे पहले कि मैं ये फ़ैसला आपके सामने रखूं और इसकी डिटेल में जाऊं और अपने ख़यालात का इजहार करूं कानूनी तौर पर, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि 1 मार्च 2023 को जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच ने सुनाया था, उसमें 3 जज साहिबान ने कहा था कि ये 3 जज साहिबान ये फ़ैसला जो है से इत्तफ़ाक़ करते हैं। मेजॉरिटी वर्डिक्ट 3-2 है और 3-2 से वो फ़ैसला आया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 90 दिन में इलेक्शन कराए या बेरस मिनिमम डिले के साथ उनको मुमकिन बनाए, सदर को कंसल्ट करे, सदर डेट दें, KPK में गवर्नर दें। ये फ़ैसला था कि 3-2 से ये फ़ैसला हो चुका है। आज ये डिटेल्ड ऑर्डर जो आया है, इसके अंदर उन्होंने लिख दिया है कि 3-2 नहीं था, ये तो 4-3 था। 2 ने पहले कह दिया था कि सो मोटो नोटिस नहीं होना चाहिए। 2 हम आज डिटेल्ड ऑर्डर में लिख रहे हैं कि सो मोटो नोटिस नहीं होना चाहिए। तो 4-3 से ये मामला जो है ये डिसमिस हो गया। ये आज के फ़ैसले के अंदर है, लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे। अब बात यह है कि मैं 16 साल से जो वकालत कर रहा हूँ, हमने नहीं देखा कि जब कोई डिविजनल बेंच यानी कि जिसमें 2 जज साहिबान बैठते हैं, 2 से ज़्यादा बैठे, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, या फुल कोर्ट हो 17 जज साहिबान का, उसको फुल बेंच बोलते हैं, और 17 जज साहिबान को फुल कोर्ट बोलते हैं। ठीक है जी। हमने देखा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है, जो इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल है, वो लीड करता है और वो कंक्लूजन इवेंचुअली नॉर्मली या उसकी इजाज़त से अगर कोई दूसरा ऑथर करे फ़ैसले को तो वो उस कंक्लूजन ड्रॉ करता है, या फिर वो खुद कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि मेजॉरिटी वर्डिक्ट है 3-2 से या 4-3 से, पिटिशन अलाउड है या डिसमिस्ड है 3-2 से या 4-3 से। या फिर वो जो सीनियर मोस्ट जज होता है, वो अगर किसी दूसरे को कह दे कि आप ऑथर करें तो वो भी उसके ऊपर ऑथर कर देते हैं, यानी कि जजमेंट लिख देते हैं और बाकी जज साहिबान फ़ैसला कर ले। ये एक अजीबो गरीब सिचुएशन है। आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड काइंड ऑफ ए सिचुएशन है, जिसमें जो सीनियर मोस्ट जज हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स भी हैं बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने की, वो कुछ और कह रहे हैं, और यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब कुछ और कह रहे हैं। अब ये तसादुम की कैफियत है। सुबह चीफ जस्टिस अब क्या करेंगे, इस वक्त वो क्या सोच रहे होंगे। अगर तो वो स्टैंड लेते हैं उसके ऊपर कि जी हमने जो पहले 3-2 वाला वर्डिक्ट सुनाया था वो दुरुस्त है, और ये कह चुके हैं कि 4-3 से ये पिटिशन्स जो हैं ये डिसमिस हो चुकी हुई हैं या ये सो मोटो बनता ही नहीं था, तो फिर सुबह तसादुम की कैफियत है, विच इज़ सर्टनली नॉट गुड फॉर द कंट्री और एक इंस्टीट्यूशन के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि हालात इस नहज को पहुँच गए हैं। सुबह का दिन बहुत मुश्किल दिन होगा, आज की रात बहुत मुश्किल रात है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए। सुबह का दिन बहुत मुश्किल दिन होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए, क्योंकि उनके अपने ब्रदर जजेस जो हैं उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला दिया है। इख्तलाफ करना कोई ऐसी बात नहीं है, नज़रियाती तौर पे, कानूनी तौर पे इख्तलाफ होना चाहिए, बल्कि उससे तो अच्छी बात है, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिविटी बढ़ती है। लेकिन ये फ़ैसला सुना देना कि इस इख्तलाफ की बुनियाद पे केस का ये फ़ैसला है हमारी नज़र में, और वो जो केस का फ़ैसला सुनाया था 3-2 चीफ जस्टिस जिसमें शामिल थे, वो ठीक नहीं है, ये तसादुम की कैफियत है। तो ये यहाँ पे पैदा हो चुकी है। अब मैं आ जाता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह और मंदोखेल साहब ने क्या बात की है। वो कहते हैं जी, सबसे पहला आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है कि ये जो मैटर है ये इस वजह से नहीं टेकअप हो सकता था सो मोटो प्रोसीडिंग में, अस खुद नोटिस इसका नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि द सेम मैटर इज़ पेंडिंग बिफोर द हाई कोर्ट्स। और उसके अंदर 2 केसेस का हवाला उन्होंने दिया है, एक बेनज़ीर भुट्टो का केस है, दूसरा मंजूर इलाही का केस है। अच्छा, ये दोनों केसेस जो हैं इनमें ये दर्ज है, और इस फैसले में भी जब इसको वो डिस्कस कर रहे हैं तो जो लिखा हुआ है मैं वहीं से पढ़ के आप लोगों को कोट कर रहा हूँ
कि उन फैसलों में लिखा हुआ है कि जो सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्यूरिसडिक्शन है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और नॉर्मल कोर्ट्स में, इन द नॉर्मल कोर्ट्स जो कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस है, मिसाल के तौर पे ट्रायल कोर्ट है, उसकी अपील होती है हाई कोर्ट में, उसके बाद अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में, उस हायरार्की को फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन साथ इन्हीं दो केसेस में जिनका हवाला जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल दे रहे हैं ये कहने के लिए कि सो मोटो नहीं बनता, जिन दो केसेस का हवाला दे रहे हैं उन्हीं दो केसेस में यह भी लिखा हुआ है कि इस प्रिंसिपल की एक्सेप्शंस भी हैं, और एक्सेप्शनली अगर मामला नीचे मिसाल के तौर पे टेकअप हो भी चुका है या नहीं भी हुआ है तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको टेकअप कर सकती है। ये इन्हीं केसेस में लिखा हुआ है। तो ये पहला आर्ग्यूमेंट दोनों जज साहिबान का कानूनी तौर पे मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। आगे चलते हैं। वो कहते हैं जी हाई कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी एक आ चुकी हुई है और वो इन फील्ड है, और हाई कोर्ट के फैसला होते हुए आर्टिकल 184(3) में इसको टेकअप नहीं किया जा सकता था। अच्छा, अब ये भी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना जी, उसमें आपने जितना पहले तो चले, मैं ये कहता हूं कि जो साकिब निसार साहब ने जुडिशल एक्टिविज़म किया था, असखुद नोटिस जो रोज़ाना की बुनियाद पे लिए जाते थे, डेली लिए जाते, शायद कोई दिन ऐसा नहीं होता था, मैंने पहले भी कहा, इफ्तिखार चॉइस साहब, मैं उस सारे जुडिशल एक्टिविज़म से इत्तफाक नहीं करता, लेकिन मैं इस चीज़ से भी इत्तफाक नहीं करता कि जुडिशल एक्टिविज़म हो ही नहीं सकता। मैं इस चीज़ से भी इत्तफाक नहीं करता कि असखुद नोटिस हो ही नहीं सकता। देखें, जनरली असखुद नोटिस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वो इस प्रिंसिपल की वायलेशन हो रही थी साकिब निसार साहब और इफ्तिखार चॉइस साहब के दौर में कि जनरली असखुद नोटिस नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जनरली असखुद नोटिस हो रहा था, रोज़ाना की बुनियाद में हो रहा था, एक दिन में कई असखुद नोटिस हो रहे थे। मिसाल के तौर पर वो नेशनल हॉस्पिटल पे साकिब निसार साहब गए, वो असखुद नोटिस ही था ना, और उसके बाद वो महमूद भट्टी जो ड्रेस डिज़ाइनर था उसके ड्रेस के वाले से भी उन्होंने रिमार्क्स पास कर दिए। तो वो असखुद नोटिस में ऐसी चीज़ें नहीं मैं समझता कि हो सकती हैं। 2 शराब की बोतलें बरामद हो गई किसी के पास, उस पर असखुद नोटिस हुआ। चीनी की कीमतों पे असखुद नोटिस हुआ। तैयबा मर्डर केस पे असखुद नोटिस हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग पे असखुद नोटिस हुआ। मिनरल वाटर की बोतल पे असखुद नोटिस हुआ। मोबाइल नेटवर्क्स पे जो टैक्स लगता है उस पे असखुद नोटिस हुआ। ज़ैनब मर्डर केस पे, बहुत सारे केसेस में, इंडिविजुअल केसेस में असखुद नोटिस हुए हैं। तो मैं जनरली जो असखुद नोटिस को जनरल प्रैक्टिस बना लिया गया था, मैं उसके खिलाफ हूं कि जनरली हर केस में नहीं होना चाहिए। नीचे आप सिस्टम को तगड़ा करें, ट्रायल कोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन को, एपेलेट कोर्ट को तगड़ा करें, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए। लेकिन जब जनरली हो रहा था तब जी वो कोई नहीं बात कर रहा था कि ये दुरुस्त नहीं है। और अब एक्सेप्शनली हुआ है। जस्टिस ये जो है मौजूदा चीफ जस्टिस हमारे उमर अता बंदयाल साहब, इनको चीफ जस्टिस ये बने 2 फरवरी 2022 को। 16 सितंबर 2023 इन्होंने रिटायर होना है, यानी कि चंद माह रहेंगे, 1 साल से ऊपर का अरसा हो गया चीफ जस्टिस बने हुए। इन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म तो अभी तक किया ही नहीं है, इन्होंने तो चंद असखुद नोटिस लिए। तो मैं अगर इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जनरल डोमेन में फॉल नहीं करना चाहिए इसको, सो मोटो नोटिस को, तो मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि आप एक्सेप्शनली टेकअप ही नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे मुल्क में आइन जो है वो पामाल हो जाए, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस हो, लोगों को इंसाफ ना मिल रहा हो, कौम में एक बेचैनी, अनसर्टनिटी फैल रही हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मईशत डूब रही हो, एक जो लोग जो पीडीएम है मिसाल के तौर पे, एक पार्टीज का इज्तिमा जो है वो हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार ना हो, इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार ना हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मौखिर कर रहा हो इलेक्शंस को, और हम कहें जी कि ये एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है जहां पे सो मोटो नोटिस हो नहीं सकता। तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है मेरी नज़र में। तो वो जो उन्होंने कहा ना कि हाई कोर्ट का जजमेंट ऑलरेडी इन फील्ड है, तो इस वजह से इसमें सो मोटो नहीं हो सकता था। कोई भी जजमेंट इन फील्ड हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी फोरम पे हो, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो इन्वोक हो सकती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। और ये वो सिचुएशन थी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, जिसमें इलेक्शन को डिले किया जा रहा है और 12 करोड़ आबादी का जो सूबा है उसको राइट टू वोट एक्सरसाइज करने से डिले किया जा रहा है। तो इससे भी मैं इत्तफाक नहीं करता। आगे चलते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट उन्होंने दिया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस्ट जुडिकाटा एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टेयर डिसाइसिस। ये अब बहुत
मैं समझता हूँ कि लेंथी इररेलेवेंट टेक्निकल एकेडमिक डिबेट इसके अंदर डाल दी है जज साहिबान ने। मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़। रेस जुडिकेटा में मतलब मिसाल रेस जुडिकेटा का मतलब होता है कि द सेम कॉज ऑफ एक्शन कैन नॉट बी ट्राइड अगैन, यानी कि एक केस का एक दफ़ा फैसला हो गया तो उसके ऊपर दोबारा प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। ऐसी सिचुएशन तो यहाँ पे है नहीं ना रेस जुडिकेटा की, कि एक फैसला हो चुका है तो उसके ऊपर दूसरी दफ़ा उसी फोरम पे तो नहीं बात चल रही ना। रेस जुडिकेटा ये प्रिंसिपल होता है कि मिसाल के तौर पे एक अदालत में एक पिटिशन गई है, उस पे फैसला हो चुका है, उसी अदालत में उसी मामले पे दूसरी पिटिशन आप डाल के दोबारा से ट्रायल नहीं चला सकते। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है रेस जुडिकेटा की। लेकिन वहां पे हाई कोर्ट में हो रहा है फैसला, यहां पे सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उसको रीटेक अप किया जा रहा है, तो ये रेस जुडिकेटा में फॉल नहीं करता। एंड द प्रिंसिपल ऑफ स्टे डिसाइसिस का मतलब ये होता है स्टैंड बाय अ डिसीजन। भाई स्टैंड बाय डिसीजन, ऑल राइट फाइन, एक फैसला हो गया अगर तो इट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, वो सारी अपील्स एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, तो फिर देन वन हैज टू स्टैंड बाय डिसीजन। वो फैसला गलत भी, और मैं वकील की हैसियत से आपको बता रहा हूं बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वहाँ पे फैसला हो जाता है और बाद में पता लगता है, कई दफ़ा ये ऐसा हुआ कि बाद में पता लगता है कि ये फैसला कानूनी तौर पर गलत है और इसमें इंसाफ नहीं हो सका, लेकिन उसके बावजूद वो फैसला हो चुका है, उसका रिव्यू भी हो चुका है, अब आगे कोई अपील ही नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। कई दफ़ा मैंने देखा है कि इस तरह की सिचुएशन निकल आती है। यहां पे ये प्रिंसिपल जो है इस वजह से ट्रैक नहीं करता क्योंकि यहां पे स्टैंड बाय डिसीजन वाली बात नहीं, यहां पे हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है वो एक डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन है। अगर तो हाई कोर्ट में फैसला हो चुका होता, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी होती, उस सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला हो चुका होता और फिर उसका रिव्यू भी हो चुका होता, तो फिर वो स्टे डिसाइसिस स्टैंड बाय डिसीजन वाला आर्ग्यूमेंट जो है मैं समझता हूँ कि दुरुस्त हो सकता था। यहाँ पे नहीं। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा जी अगला आर्ग्यूमेंट इसको देते हुए कि फेडरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, पाकिस्तान एक फेडरेशन है। फेडरलिज्म का मतलब ये है कि जो सूबों के मामला आते हैं वो सूबों के इंस्टीट्यूशंस इदारे हैंडल करें और वफाक जो है वहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट फाल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये भी इतना कोई मजबूत दलील नहीं है, ये कमज़ोर दलील है। मतलब कि अगर पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुका है, लाहौर हाई कोर्ट का तो फैसला मौजूद है, इट इज़ इन फील्ड, वो वहाँ पर मौजूद है। आप अगर उसको टेकअप कर रहे हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट की, तो आप लाहौर हाई कोर्ट की इंपॉर्टेंस को अंडरमाइन नहीं कर रहे या फेडरेशन को या फेडरलिज्म को अंडरमाइन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो फैसला 3-2 वाला है उससे तो ये बात साबित हुई कि वो हाई कोर्ट का फैसला भी दुरुस्त था, हाई कोर्ट का फैसला भी दुरुस्त था। तो ये फेडरलिज्म का प्रिंसिपल कोट करके ये कहना कि जी ये देखें सूबे का मामला है, सूबे में इलेक्शन होने थे तो लाहौर हाई कोर्ट को इसका फैसला करना चाहिए, वहीं पर आईसीएम इसका फैसला होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली इसको टेकअप नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि माजी में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये पेटी इशूज़ पे इंडिविजुअल केसेस में जहाँ पे ये 2 क्राइटेरिया हैं सो मोटो ज्यूरिसडिक्शन के, नंबर 1 के फंडामेंटल राइट की वायलेशन है, नंबर 2 के पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है। तो फंडामेंटल राइट की वायलेशन अगर हो भी रही है नीचे मिसाल के तौर पे, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस नहीं, इंडिविजुअल केस है, उस पे भी सो मोटो हुआ है। तो यहां पे इस बुनियाद पे भी ये मेरी समझ में नहीं आता। आगे उन्होंने बात की कि जी पार्लियामेंट इज द बेस्ट फोरम एंड पॉलिटिकल डायलॉग इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व पॉलिटिकल इशूज। आर्ग्यूमेंट ये दे रहे हैं कि ये सियासी मामला है तो ये पार्लियामेंट में ही रिजॉल्व होना चाहिए। पार्लियामेंट की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट को नज़र आ रहा है कि पार्लियामेंट में पीटीआई तो है ही नहीं, वो वहाँ से बाहर है, असेंबलियाँ उन्होंने तहलील कर दी, वहाँ पे केयर टेकर सेटअप्स हैं, उधर तो पीटीआई वापस ही नहीं जा सकती, उधर क्या डिबेट होनी है, पंजाब असेंबली में क्या डिबेट हो सकती है, द असेंबली इज़ ऑलरेडी डिसॉल्व्ड। मुझे समझ नहीं आई कि ये क्यों कह दिया गया कि पार्लियामेंट बेस्ट फोरम है, वहाँ पे जाके पॉलिटिकल, इस केस में जो पार्लियामेंट का हवाला दे रहा है वो पंजाब असेंबली हो सकती है ना जी, क्योंकि पंजाब में इलेक्शंस होने, दैट असेंबली स्टैंड्स डिसॉल्व्ड सर, वो तो डिसॉल्व हो चुकी है, पीटीआई वहां से वो तहलील हो चुकी है, उसको तो तहलील हुए अब कितना टाइम गुजर गया, कितने हफ्ते गुजर गए, तो वहां पे कैसे डिबेट हो सकती है। तो अब वहां पे
एक सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगर जनरेट हो रहा है तो उसको रिजॉल्व करने में सुप्रीम कोर्ट बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। तो इस आर्ग्यूमेंट की भी मुझे समझ नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे उन्होंने कहा, वही फिर डिसीजन की बात आई कि डिसीजन 4-3 से नहीं, 4-3 से है, 3-2 से नहीं है। इसको डिस्कस करते हुए इस फैसले के अंदर कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात की और उस पर इतराज़ात उठाए गए हैं कि पहले जब वो बेंच पहला वाला जो था उसमें से पहले 2 जज साहिबान अलहदा हुए, फिर 2 जज साहिबान अलहदा हुए, तो फिर बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट किन हालात में हो सकता है, किन हालात में नहीं हो सकता। तो ये जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बेंच हुआ बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें पहले 9 रुकनी लार्जर बेंच था, फिर वो 5 रुकनी बेंच उन्होंने बनाया, उसके बाद उसने फैसला दिया। तो वो कह रहे हैं कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन जो हुई है चीफ जस्टिस की तरफ से, इस पर उन्होंने कुछ एतराज़ात उठाए। लेकिन अगर ये एतराज़ात दुरुस्त हैं और इन्होंने उठाए हैं तो ये तब क्यों नहीं उठाए जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा था। ये 27/2/2023 का ऑर्डर है मेरे सामने, जिसमें ये सारे 9 जज साहिबान जो हैं उन्होंने कहा है, कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर डेटेड 23/2/2023 एंड द एडिशनल नोट्स अटैच्ड देयरटू बाय 4 of us as well as the discussion deliberations made by us in the anteroom of this court, the matter is referred to the Honorable Chief Justice for the reconstitution of the bench। यानी कि 9 रुकनी जो लार्जर बेंच था उसमें सब जज साहिबान ने मैटर खुद रेफर किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसमें ये 2 जज साहिबान भी शामिल हैं कि चीफ जस्टिस साहेब आप रिकॉन्स्टिट्यूट कर दें बेंच को। ये ऑर्डर है जी। तो जब खुद रेफर कर रहे हैं 9 रुकनी लार्जर बेंच चीफ जस्टिस को कि आप रिकंस्टिट्यूट कर दें, तो अब उस रिकंस्टिट्यूशन ऑफ बेंच के हवाले से एतराज उठाना भी मेरी समझ में नहीं आया। आगे फिर उन्होंने एक और गुफ्तगू किया। उन्होंने कहा 184(3) का जो सो मोटो लेने का इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको रेगुलेट होना चाहिए, इस पर रूल्स और बनने चाहिए। ये 1 मैन शो है और इससे ये होता है कि एक आदमी के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाती, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होती है, वो जमहूरियत के भी ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट पे भी तनकीद होती है। वो सारी बातें उसके अंदर उन्होंने कर दी हैं। ये अगर सारी बातें जो पहले जुडिशल एक्टिविज़म जिसका मैं हवाला दे रहा हूँ, माजी में जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उसके तनाजुर में कही जाती तो काफ़ी हद तक दुरुस्त थी। लेकिन जो सो मोटो नोटिस ये प्रेजेंट केस का है, इस तनाजुर में ये बातें दुरुस्त मालूम मुझे कानूनी तौर पर नहीं होती हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जस्टिस मंदयाल साहब कोई ऐसा तो नहीं है हर रोज़ सो मोटो, आसिफ खोसा साहब की आए थे तो काया पलट गई थी, तो हर रोज़ तो सो मोटो हो नहीं रहा। तो बाकी वो कहते हैं 1 मैन शो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, और एक ही बंदे के पास इतना इख्तियार नहीं होना चाहिए। वो पैराग्राफ बड़ा लंबा चौड़ा है, वो बात तो दुरुस्त है, लेकिन इस केस पे वो मुझे लगता है कि अप्लाई नहीं कर रही है। और आखिर में जो एक चीज़ मेरे लिए थोड़ी अजीब थी वो ये था कि दोपहर में जब हमें पता लगा ना, हमें पता लगा कि कोई फ़ैसला आ गया, तो समझ ही नहीं आया मुझे कि ये कैसे हो सकता है कि 2 जज साहिबान पहले फ़ैसला। लेकिन वो जब मैंने पढ़ा है तो एंड में उसके लिखा हुआ है कि वो जो शॉर्ट ऑर्डर हमने 1 मार्च 23 को दिया था, ये उसका डिटेल्ड ऑर्डर है, जिसमें लिखा था फॉर डिटेल्ड रीजंस ये शॉर्ट ऑर्डर है, डिटेल्ड रीजंस बाद में आएंगे, ये शॉर्ट ऑर्डर है, ये उसका डिटेल्ड ऑर्डर है। तो मेरा सवाल आखिरी सिर्फ इतना है कि वो जो शॉर्ट ऑर्डर जिसमें आपने इख्तलाफ किया था 3 जज साहिबान से, उसके बावजूद वो 3-2 का उन्होंने 3 ने कह दिया कि 3-2 से हम ये डायरेक्शन पास कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्शन पास कर दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को भी, प्रेसिडेंट को भी, गवर्नर को भी। उनकी डायरेक्शन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फाल हुआ। उसने सदर से भी मुशावरत की, गवर्नर से भी मुशावरत की, डेट्स भी तजवीज़ की। उन डेट्स में से एक डेट सदर पाकिस्तान ने पिक की पंजाब के लिए, दूसरी डेट गवर्नर KPK ने पिक की KP के लिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इलेक्शंस का शेड्यूल जारी किया। ये सब कुछ हो रहा है, कई दिन गुजर गए और डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया। लेकिन उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन यूनिलैटरली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस सारे अमल को कैंसिल करता है और खुद से नई डेट अनाउंस कर देता है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PTI दोबारा जाती है। अब ये अंडरस्टैंडिंग हर किसी की ये थी कि ये 3-2 का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट में दोबारा PTI गई है, तो अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गई है।
तो जब वो जाती है तब डिटेल्ड ऑर्डर आता है और उसमें कह दिया जाता है कि ये 4-3 है। तो अगर ये 4-3 ही आपके जहन में था और उस वक्त से था जब से आपने कहते हैं कि हमने वो शॉर्ट ऑर्डर दिया था, तो उसके बाद जो पूरा अमल हो रहा है इतनी देर से, कम से कम उससे पहले ही डिटेल्ड ऑर्डर आ जाता ताकि वो अमल तो ना होता ना पूरा। वो इतना टाइम, रिसोर्सेज, वो कंसल्टेशन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विद द प्रेसिडेंट, विद द गवर्नर एंड द डिसीजन रिगार्डिंग द डेट्स, देन फिर इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो जारी हो रहा है। वो कागजात नामजदगी लोगों ने जमा करा दिए हैं, टिकट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो डिटेल्ड ऑर्डर ही नहीं आ रहा। लेकिन जब उसकी इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है 3-2 पे, डिटेल्ड ऑर्डर आ जाता है और फिर वो डिटेल्ड ऑर्डर कहता है कि ये उसी शॉर्ट ऑर्डर की डिटेल है और फैसला तो 4-3 है। तो ये टाइमिंग स्ट्रेंज है, अजीब है, जो मेरी समझ में नहीं आई। बहरहाल ये वो पूरा फैसला है जो मैंने आपसे शेयर कर लिया है और इसमें ये सारी बातें हैं, एक एक करके मैंने सारी बातें आपके सामने रख भी दी और मैंने बता भी दिया कि कानूनी तौर पे क्यों मैं इससे इत्तेफाक नहीं करती है। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।